नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। एक तरफ जहां पर महाराष्ट्र और साथ ही झारखंड में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही कई राज्यों में उपचुनाव की तारीख का ऐलान भी हो चुका है। जाहिर बात है कि तमाम पार्टीज अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स हो चुका है, लेकिन जनता के मन में क्या है, इसके साथ और भी कई ऐसे राजनीति से जुड़े मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र और फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका द जेसी शो में। सर, पहला सवाल, क्या हरियाणा के बाद रांची और मुंबई में भी भगवा फहराएगा? देखो, हरियाणा के बाद पार्टी का उत्साह तो चरम पे है। अमित शाह की स्ट्रैटेजी, उनकी रणनीति अपने चरम पे है। उस एक चुनाव ने अमित शाह क्रिएटेड एक विक्ट्री ने, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और अपनी रणनीति से चुनाव जीता, भाजपा का सारा मोरल स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, सारा परसेप्शन चेंज कर दिया है। उसका सीधा फ़र्क अब रांची और बम्बई में आपको दिखने वाला है। रांची मेरा मानना ये है कुल मिला के कि 51-49 दिखता है। 51% बीजेपी दिखती है, 49% वो दिखते हैं आज जो सिचुएशन है। और आने वाले हर दिन के साथ में वहाँ जो आसाम के चीफ मिनिस्टर लगे हुए हैं ख़ास तौर पे, तो अमित शाह के डायरेक्ट सुपरविजन में काम कर रहे हैं। रोज़ दिन में 4 बार बात होती है, तो चुनाव को बदल देंगे वो। ये जो 51-49 है, ऐसा लगता है मुझे 60-40 पे भी ला सकते हैं, डिपेंड्स। तो वहाँ लेकिन बीजेपी हैज़ एन एज, एक आज की तारीख में भी ये स्थिति क्लियर है। दूसरा महाराष्ट्र की बात है, तो महाराष्ट्र में अभी है कि चूँकि 90 तीनों ने कर लिए हैं और सबसे आश्चर्य की बात है कि उनमें झगड़ा नहीं हुआ, अल्टीमेटली मामला सुलट गया। बहुत बड़ी बात है। तब टक्कर है महाराष्ट्र में। कहीं आप 51-49 कह सकते हैं, 50-50 भी कह सकते हैं सम एक्सटेंट। हालांकि अमित शाह का दावा था 3 महीने पहले ही कि आप देखते जाइए, अपन 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे या पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, तो बना भी सकते हैं। उनका आकलन सही होता है। लेकिन अपेरेंटली जो दिखता है, तो जो ढांचा बना है वहाँ पर, वो बना है कि परफेक्ट बन गया है ढांचा विपक्ष का भी। सारे लोग एक साथ एकजुट हो गए हैं। भाजपा के तो सब एकजुट हैं, दैट वे जो है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा लगता है कि पिछले समय में जो कुछ भी हुआ महाराष्ट्र में 2-3 साल में, जो जोड़ तोड़ हुई, कई आए कई गए, तो उस पर एक तरह से रेफरेंडम है ये चुनाव जो है। तो उसको अगर जनता ने अप्रूव किया है तो मान लीजिए फिर 55-45 भी रह सकते हैं, 60-40 भी हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये नेक टू नेक है, ऐसा मुझे लगता है आज जो है। आगे क्या होगा नहीं कह सकते जो है। आगे तो एक सीट पे लड़ते हैं अमित शाह, आप जानते हैं जो है। लेकिन आज अपेरेंटली ऐसा लग रहा है। और आश्चर्य की बात है कि वो लोग लड़े नहीं, और कांग्रेस ने किस तरह से हर जगह हर मामले में एक तरह से अपने आप से समझौता किया जो है। तो उससे क्या है कि काम बन गया और लोगों का, और वो एक तरह से कंसेंसस बन गया उन टिकटों के ऊपर। 90-90-90 करके 90-90 करके वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखना ये आने वाले दिनों में कि इंटरनल तोड़फोड़ कैसे होती है इन पार्टियों में। उद्धव ठाकरे एंड पार्टी, शरद पवार, राहुल गांधी पार्टी में, और बीजेपी में तोड़फोड़ कुछ होनी नहीं है। 5-6 सीटों का झगड़ा था, 5-6 सीटों का। अमित शाह ने घर पे बुलाया दोनों तीनों को और सुलटा दिया, कल परसों करके चले गए अपने। तो अगर विपक्ष में ज़्यादा झगड़े नहीं हुए उद्धव ठाकरे एंड पार्टी में आने वाले दिनों में, तो फिर ये कंपटीशन में है दोनों पार्टियाँ। तो लेट्स सी क्या उसमें स्थिति आती है। तो सर, महाराष्ट्र का जो ये चुनाव है, क्या आपको लगता है कि वर्चस्व की लड़ाई है, बॉडी लैंग्वेज की लड़ाई है? वर्चस्व की लड़ाई तो है ही। अब देखिए, वर्चस्व की लड़ाई तो इस तरह से है कि भी कौन सी शिवसेना असली है, इसका फैसला होना है। एक तो अमित शाह ने एक नई सेना क्रिएट करी, देखा आपने जो है। और पिछले चुनाव हुआ तो उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी जो है, शिंदे गुट की। तो एक तो ये तय हो जाएगा। अब इस बार वापस अगर उद्धव ठाकरे हार जाते हैं, मतलब शिंदे सरकार, ये भाजपा वाला जो संगठन है, फडणवीस और ये जो है, ये अगर जीतते हैं तो क्लैरिटी इस बात के अंदर ये है कि ये वर्चस्व की लड़ाई थी जो भाजपा ने जीती। और दिल्ली में देखा है तो अमित शाह की लड़ाई है, अमित शाह के फर्दर वर्चस्व की लड़ाई है हरियाणा के बाद, हरियाणा के आगे चल के, एक कदम और आगे चल के जो है। तो दिस इज़ टू बी सीन। एक तो ये बात हो गई, वर्चस्व की लड़ाई तो ऑफ कोर्स है, हर चुनाव वर्चस्व की लड़ाई होता है। महाराष्ट्र का चुनाव थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्चस्व की लड़ाई है, उसके बैकग्राउंड को देखते हुए। जितने एक्सपेरिमेंट वहाँ पार्टी ने किए हैं पिछले 3-4 साल के अंदर, उन सबको देखते हुए इट इज़ इंटरेस्टिंग टू वॉच महाराष्ट्र। दूसरा आपने कहा कि वो बॉडी लैंग्वेज की लड़ाई है, तो उसका तो ऐसा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कई बार कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन तो बन गए, लेकिन अमित शाह ने मेंटली जिसे कहते हैं उसको स्वीकार नहीं किया।
एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन जो है। राहुल गांधी के बारे में उनकी जो धारणा थी वो धारणा उनकी लगभग वैसी है और उसी हिसाब से वो मूल्यांकन करते हैं चीज़ का और देखते हैं। अब पिछले दिनों क्या हुआ कि जब ये 240 सीट आई अयोध्या में हारी पार्टी जो है, तो एक नारा पॉपुलर हुआ था 2 लड़के पार्लियामेंट में, मतलब अखिलेश यादव और राहुल गांधी, और नारा काफ़ी चला तो उनकी बॉडी लैंग्वेज चर्चा में रही। तो हमेशा बहुत ध्यान से उसको देखा करते थे बॉडी लैंग्वेज को, और उनके मन में क्या होता है हर चीज़ एक चुनौती के रूप में सामने आती है, दैट वे जो है। तो अब ये देखना ये है, उनको पूरा भरोसा है अमित शाह कैंप को कि अब बॉडी लैंग्वेज आप हमारी देखना, महाराष्ट्र के बाद में पार्लियामेंट का जो नया सेशन होगा उसमें देखना, वो बॉडी लैंग्वेज नहीं रहेगी। तो उनका ऐसा मानना है कि राहुल गांधी अखिलेश यादव की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो थोड़ा सा एक तरह से चिढ़ाते हैं ना जैसे कहते हैं, उस क्रम में थी एक तरह से, तो वो देखते हैं उसका क्या होता है, किसी बॉडी लैंग्वेज चलती है। जस्ट इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट है इस बात का ये। जी सर, एक बात मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि अमित शाह का जिक्र हो रहा है, इतना ज़बरदस्त पॉलिटिकल विल, इतना ज़बरदस्त माइंडसेट कि 2024 के चुनाव के बाद, हरियाणा के चुनाव के बाद सारा पूरा ज़मीन बदल दी। ऐसा कैसे कि शतरंज की बाजी की तरह वो हर चीज़ बदल देते हैं? बदल देते हैं इसलिए कि हर चुनाव को युद्ध की तरह लड़ते हैं, वो युद्ध लड़ते हैं जैसे, बस मरने मारने की सीमा तक जिसे कहते हैं। और इसी बात को लेके कई बार आरएसएस से थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी हो जाता है। आरएसएस का मानना ये है कि भाई सीधे से जो है ना, आप जैसे अजीत पवार था, जिनका बैकग्राउंड नहीं है आरएसएस का, बीजेपी का, कुछ समय के लिए आप लोगों को लाइए, 8-10 मिनट ट्रेनिंग हो, यहाँ के संस्कार सीखें, यहाँ के हालात देखें, संगठन समझें, फिर आप उनको पार्टी में लाओ। तो इस पॉइंट थोड़ा सा मतभेद, एक साइकोलॉजिकल आइडियोलॉजिकल, अमित शाह की वर्किंग और उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग कहना चाहिए जिसे, तो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग आरएसएस की है और अमित शाह की है, उसमें है। लेकिन अमित शाह का कहना ये है, इस कैंप का कहना ये है कि हमें युद्ध की तरह लड़ना है, हमें युद्ध को जीतना है, साम दाम दंड भेद से, उसमें जो ठीक लगे हम करेंगे। और वो सिद्ध किया उन्होंने, जितने चुनाव जीते हैं उन्होंने सारे उसी शैली से जीते हैं। अगर केवल आदर्श और मूल्य प्रथा से चुनाव नहीं जीते जा सकते, दैट वे जो है। तो सही है, शतरंज पे चुनाव जीतते हैं। और पूरे देश में अगर एक व्यक्ति का माइंड 24 घंटे काम कर रहा है महाराष्ट्र पे, किसी का ब्रेन 24 घंटे काम कर रहा है, वो व्यक्ति, उसका नाम है अमित शाह। आप देखिए, अभी देखिए, पिछले 6 महीने से देखिए तो कर रहे हैं इस तरह से, उनका वर्किंग है, अपना स्टाइल है काम करने का जो है। तो ये है कि वो शतरंज पे जीत लेते हैं बैठ के, वो मैदान में तो बाद में लड़ते हैं, पहले वहीं लड़ लेते हैं, कागज़ पे बैठ के लड़ लेते हैं रात को 3 बजे तक जो है। अब ये मुझे पहले मैं नरेंद्र मोदी के बारे में सोचता था कब सोते होंगे, अब मैं इनके बारे में सोचने लगा हूँ कब सोते होंगे। क्यों, कोई तो 2:30 बजे आता है, किसी का मुझे 2:30 बजे बुला लिया, कोई कहता मैं 2 बजे लौटा वहाँ से, और तो सोए कब फिर पता नहीं। वज़न भी घटाया उन्होंने, पता नहीं कितने किलो वज़न, पहले किसी ने बताया था 8-10 किलो वज़न कितना घट गया, मतलब फिजिकल भी फिट हैं। तो क्या वो भी एक अलग विषय है, मतलब उत्सुकता का जो है। लेकिन ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वो एक ब्रेन है जो 24 घंटे चलता है, और वो शतरंज की बाजी इतना चुनाव जीतना जानते हैं। अब आगे देखिए महाराष्ट्र झारखंड में क्या होता है। और अमित शाह की बात अपन कर रहे थे, एक बात और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो मैंने आपसे कहा ना, वो चेस पे लड़ लेते हैं। अब चेस पे लड़ते लड़ते एक नई पार्टी उन्होंने क्रिएट कर दी कंट्री के अंदर, पार्टी ऑफ इंडिपेंडेंस, निर्दलीय पार्टी जो है, जहाँ देखते हैं हमारा उम्मीदवार नहीं, उनका उम्मीदवार नहीं, फिर जगह खाली है, जैसे कश्मीर में किए थे कुछ। हालांकि ज़्यादा वहाँ घाटी में एक माइंड सेट था, ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ एक्सपेरिमेंट जो है, हरियाणा में कामयाब हुआ वो। तो निर्दलीय विभाग एक अलग से उन्होंने बना लिया है कि कहाँ निर्दलीय खड़े करने हैं, 3, 4, 5 कैसे करने हैं, फिर उनको कैसे सिस्टम बनेगा, क्या कैसे होगा, रिसोर्सेज कैसे होंगे, सारा जो है। तो इस एक उनको श्रेय हमेशा जाएगा इस बात का, युद्ध के नाते, योद्धा के नाते, युद्ध को जीतने के लिए उन्होंने कांग्रेस भाजपा इसके अलावा नई पार्टी खड़ी कर दी, उसका नाम है निर्दलीय पार्टी। सर, एक सवाल है मुझसे जो आप अलाउ कीजिए, क्योंकि थोड़ा रिस्की सवाल है। सर, कुछ लोगों का मानना है कि अमित शाह से बात करने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है, वो हमेशा गुस्से में नजर आते हैं। एक्चुअली क्या है, मुझे वैसा लगता था, पर मैंने एक बार एक गुणी आदमी से पूछा, उनके करीब के आदमी से, कि ये क्या है, ये क्यों ऐसे रहते हैं, मतलब एक डर खौफ उनको देख के क्यों आता है, या गुस्से में क्यों दिखते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनका कहना ये कि मैं हूँ ही ऐसा, मेरा चेहरा ही ऐसा है, मैं गुस्से में नहीं रहता। मैं गुस्से में केवल तब आता हूँ जब कोई राष्ट्रद्रोह की बात करता है, राष्ट्र के विरोध की बात करता है, क्योंकि ये तो फैक्ट है ना। अमित शाह इस कंट्री में अगर 3 लोग राष्ट्रभक्त हैं, मान लो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत इन ए वे जो है, तो अमित शाह उसमें से एक हैं, सबसे बड़े राष्ट्रभक्त जिसे कहना चाहिए वो हैं। उनको बर्दाश्त नहीं होता, आप पाकिस्तानी कोई बात करेंगे या कोई घुसपैठी की बात, आतंक की बात करेंगे तो गुस्सा आएगा उनको निश्चित तौर पर है। अदरवाइज़ ये बात है, इज़ वेरी सॉफ्ट, जिन लोगों को उनसे बात करने का मौका मिलता है। लेकिन चेहरा बोहरा कुछ उनका इस तरह का है कि बस वो लगता है कि अरे गुस्से में है नहीं। सर, उनको फॉलो करते हैं तो समझ आता है कि वो एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग करते हैं, हाँ। पूरे
देश में, अभी भी आज भी रात को वो बंगाल जा रहे हैं, पूरे देश में ट्रैवल करते हैं, लेकिन कभी उनको विदेश यात्राएं करते हुए नहीं देखा। हाँ, यस, वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैंने गुणी आदमी से पूछा कि मेरी जिज्ञासा है ये, थोड़ा बताओ। तो उसने कहा कि उनके विदेश में कोई रुचि नहीं, वो काम उन्होंने प्रधानमंत्री पे छोड़ रखा है कि आउटर आप देखिए, इंटरनल में। वैसे भी होम मिनिस्टर जो है ना, इंटरनल सिक्योरिटी अपन कहते हैं, उसके हिसाब से होता है। लेकिन उनका कहना है कि विदेश में जाऊँगा, अगर मुझे कह दोगे मुझे कोलंबिया में जाके 1 लाख वोट हैं किसी पर्टिकुलर कास्ट के, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के, वो वोट मुझे जीत के लाने हैं वहाँ से, भारत में वोट डलवाने हैं उनको चुनाव के अंदर जो है, तो विदेश यात्रा करूँगा मैं। अमेरिका में मान लो 50,000 गुजराती अगर हैं, उनका मुझे वोट करना है, और नैन भाई कहेंगे कि यार तुम जाओ इस बार ज़रा वहाँ कुछ करके आओ जाके, तो मैं जाऊँगा, और 50,000 में फिर 47-48,000 वोट में डलवाऊँगा बीजेपी को, गुजरात का चुनाव होगा जब जो है। तो विदेश यात्रा का उनका इस तरह का है कि ऐसी कोई जॉब रिक्वायरमेंट होगी, कोई टारगेट होगा तो जाएंगे जो है, अदरवाइज देश से समय नहीं निकलता। सर, आपने राष्ट्रभक्त की बात करी, मेरी एक जिज्ञासा है, अभी जब रतन टाटा साहब का स्वर्गवास हुआ तो उस समय एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया, उस पोस्ट में कहा कि रतन टाटा, अमित शाह द्वारा उस पोस्ट में लिखा गया कि रतन टाटा सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं जो देश ने खो दिया। इसका क्या मतलब था सर? मतलब अमित शाह का कहना बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कहा, और उनके मन में टाटा के प्रति, रतन टाटा कितना सम्मान था इसका आइडिया आप देखिए। खुद गए वो उस दिन, उनकी शव यात्रा में शामिल हुए, 2-4 घंटे वहाँ पे रहे। बाद में मैंने जब खोजा तो पता लगा इसका एक कारण ये भी कि रतन टाटा की राष्ट्रभक्ति से बड़े प्रभावित थे वो, और वो ये मानते थे कि बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त है। घटना ये थी कि सोमो गाड़ी बनाई थी उन्होंने, पाकिस्तान लेना चाहता था। पाकिस्तान के लोगों ने ताज, जो एक तरह से जो है मुकुट है ताज ग्रुप का, बम्बई में जो है गेटवे इंडिया पे ताजमहल, उस पर जो अटैक किया था पाकिस्तान के लोगों ने 26/11, हाँ 26/11 जो है, तो उनके मन में बड़ा भाव था क्रोध का जो है। तो पाकिस्तान का शिष्टमंडल आया तो उन्हें मिलने से मना कर दिया। उससे जो है मुझे मिलना है, मुझे अपनी कार देनी नहीं पाकिस्तान को जो है ये। बाद में फिर कांग्रेस के बड़े लीडर ने, शायद हिमाचल से थे, उनको फ़ोन किया कि बिजनेस का मामला है, बिजनेस में राजनीति कहाँ से, आप मिलो इन सब से। उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान के लोगों में कार नहीं दूंगा। और फिर गुस्से में रतन टाटा ने कहा कि आई एम अशेम्ड बट यू आर नॉट विद दिस थिंग। और ये घटना जब अमित शाह को मालूम पड़ी तो बड़े प्रभावित हुए इस बात से कि एक ऐसा बिजनेसमैन है जो बिजनेस ही नहीं करना चाहता, राष्ट्र विरोधी शत्रु राष्ट्र से किसी से। बहुत बड़ी बात है ये आज के ज़माने में। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि ये जो है ये राष्ट्रभक्त थे, और गए उसके संस्कार में, दाह संस्कार में गए। सर, भाजपा के नए अध्यक्ष की नियुक्ति में अब क्या है लेटेस्ट अपडेट? लेटेस्ट ये है कि एक तो आरएसएस का बार्गेन ख़त्म हो गया। जो पहले बात आती थी संजय जोशी, वसुंधरा राजे, शिवराज चौहान एंड सो ऑन बात आती थी, हरियाणा ने बाजी पलट दी। और ऐसा मैंने सुना है कि हरियाणा में चूँकि आरएसएस का भी रोल था, सरकार बनी, उन्होंने मन को समझाया कि अगर सरकार नहीं बनेगी तो हम भी क्या करेंगे। तो अमित शाह एक कंपलसरी कंपोनेंट है सरकार बनाने के लिए। और उनके मन में एक बात बहुत शुरू से है ये कि अमित शाह डिलीवरी मास्टर हैं एक तरह से, आप कोई काम कह दो करके लाएंगे। और आरएसएस का जो एजेंडा है सारा, वो तो मोदी अमित शाह ने लागू किया। आप देखिए, चाहे वो 370 हो आपका, या फिर राम मंदिर हो, सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकील खड़े किए, वहाँ से करा के लाए सारा जो है। तो फिर क्या है कि वो जो बार्गेन था आरएसएस का, वो मेरे ख्याल से अब नहीं है, और एक आम सहमति हो गई है कि जो नरेंद्र भाई कहेंगे बना देंगे। और नरेंद्र मोदी जब कहेंगे तो अमित शाह इनबिल्ट हैं उसके अंदर, उस बातचीत के अंदर, आप ये मानिए। तो अब मैंने सुना है कि धर्मेंद्र प्रधान के नाम पे शायद आम सहमति हो रही है, क्योंकि ये नाम ऐसा है इस पर कि प्रधानमंत्री भी सहमत हैं और गृह मंत्री भी इस नाम पे सहमत बताए जाते हैं। एक बात चली थी भूपेंद्र यादव की, पहले भी चली थी, तो नड्डा बन गए थे। अब भी शायद एक नाम आया तो ऐसा सोचा जा रहा है कि वो सरकार में ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं एक तरह से जो है, तो वहीं ठीक है। और महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी है, और जिम्मेदारियां उनको पार्टी बहुत देती रहती है। तो फुल फ्लेजेड पार्टी का जो काम है, ऐसा लगता है मुझे कि शायद धर्मेंद्र प्रधान के नाम पे सहमति के, आप तो मैंने कहा ना, यही लोग तय करेंगे। आरएसएस वाले ये नाम भेजेंगे, वो सुझाव देंगे, तो आप धर्मेंद्र प्रधान के नाम पे आरएसएस को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा आकलन है। तो आई थिंक दिसंबर के अंदर शायद इस नाम पे मोहर लग जाएगी, जब तक कोई नया डेवलपमेंट सामने नहीं आ जाए। तो क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, रोज नए डेवलपमेंट होते हैं यहाँ पे जो है। सर, मैंने सुना है कि भाजपा में शीर्ष स्तर पर पार्टी की मुस्लिम पॉलिसी पर पुनर्विचार हो रहा है, क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? हाँ, मैं भी, क्यों भाजपा में शीर्ष स्तर पे कभी कभी जब अकेले बैठते होंगे लोग, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तो सोचते होंगे
कि सारी अपनी पॉलिसी, अपनी सारी सीमाओं के बावजूद अब ये मुस्लिम तो वोट दे नहीं रहे। और मैं हैरान इसलिए होता हूँ कि प्रोग्राम चलता है मोदी मुल्क मुसलमान, तो बिल्कुल डिफरेंट होती है वॉइस। हो सकता है वो लोग दे रहे होंगे वोट जो प्रोग्राम में बोलते हैं जेन्युइन है, बाकी लोग नहीं दे रहे होंगे। लेकिन धारणा सी बन गई है बीजेपी के अंदर कि अब ये लॉस्ट केस है, ये लॉस्ट गेम है और उनसे वोट नहीं आएगा, ऐसा बन गया है। तो मन में कभी आता है फिर क्या करेंगे इनका, कहाँ भेजेंगे इनको, एक अलग देश बना के दें, नहीं हो सकता, यहीं रहना है। तो हो सकता है, चूँकि बहुत आधारभूत प्रश्न है और इसमें आरएसएस भाजपा के अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है एट टाइम्स, तो जो है तो हो सकता है कोई आगे बात हो ना हो, लेकिन इस तरह का थिंकिंग आया है कहीं ना कहीं इस तरह की बात के अंदर कि यार इसको भी देखो ज़रा कि क्या अपन मुस्लिम समुदाय को भी साथ जोड़ सकते हैं क्या एक तरह से। तो लेट्स सी, वेरी सेंसिटिव इशू। सर 240 सीटें आने के बाद भाजपा के एक वर्ग में जो दबी जबान में ही वॉइस ऑफ डिसेंट या फिर असहमति के स्वर आने लगे थे, वो हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद एकदम से गायब हो गए और सभी एक बार फिर से एक स्वर में बात करने लगे। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया? एब्सोल्युटली राइट। जो है मैंने भी देखा 2-4 केंद्रीय मंत्री थोड़ा सा अलग भाषा में बात करने लगे थे, हल्का हल्का ऐसा थोड़ा सा जो है, और वही लोगों से फिर मिलना हुआ, बात हुई इस चुनाव के बाद जो है, तो बिल्कुल मुख्य धारा में वापस लौट आए थे, पुराने एक ही स्वर में आ गए थे। ह्यूमन नेचर है, हालात बदलते हैं तो व्यक्ति कितना ही करीब हो, कितना लॉयल हो, थोड़ा बहुत तो स्वर बदलते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने लॉयल्टी छोड़ दी है, लेकिन एक आदमी थोड़ा सा मन का फ्रस्ट्रेशन दूसरे बातों में होता है तो कहता है देखो यार ये हो गया, मेरी बात मानते तो ऐसा होता। तो आए थे स्वर, आपका बहुत माइन्यूट और ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन है ये, और लेकिन अब बिल्कुल वापस जो है ना सब भूमि समतल है। सर एक सवाल ये था कि अभी 22 अक्टूबर को अमित शाह जी का बर्थडे था, तो जो एक्स पे पोस्ट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, वो जन्मदिन की जो विशेष थी वो एक थोड़ी अलग हटके थी, आपने पढ़ी होंगी सर, आपको कैसा लगा? बिल्कुल हटके थी, संकेत भी था उसमें, लेकिन अब संकेत का मतलब क्या हो वो तो ऑलरेडी अमित शाह इज़ द प्रिंसिपल ट्रबल शूटर विद मोदी, प्रधान सेनापति विद मोदी, मेड फॉर ईच अदर, and rather he is the only partner or stakeholder in this government. Rest all are ministers. He is a stakeholder. He is a partner in this government. इससे ज़्यादा तो उन्हें क्या देंगे। लेकिन होता है ना, कभी जन्मदिन आता है व्यक्ति के मन में किसी के भविष्य के प्रति या कोई ऐसा भाव आता है। एक गाना भी ऐसा मैं भूल गया हूँ, कोई रेलेवेंट इससे रिलेटेड होता है कि तुम्हें मैं क्या दूँ दिल के सिवा, समथिंग ऐसा एक, हाँ एक गाना है ऐसा कि तुम्हें मैं क्या दूँ दिल के सिवा जो है। तो वो भाव प्रधानमंत्री का उस दिन कुछ ऐसा था, कुछ एक्स्ट्रा प्यार भावना उमड़ी उससे। नरेंद्र मोदी बहुत सोच समझ के कुछ चीज़ लिखते हैं, बोलते हैं, तो वो था। अमित शाह मस्ट बी वेरी हैप्पी एंड एंथुजियास्टिक कि उनके उस कंट्रीब्यूशन को इस तरह से स्वीकार किया गया है। बंद कमरे में तो रोज़ मिलते हैं, घंटों बात होती होगी, लेकिन पब्लिकली इस तरह से स्वीकार किया गया जन्मदिन के उससे। और एक बात और थी इम्पॉर्टेंट, अब जो मैंने कहा ना संकेत, अब संकेत तो क्या कह सकते हैं, बस वो बात है कि भी दिल की बात है, उन्होंने कही उनको जो है। अब आगे जो है एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था कि नितिन गडकरी ने और उन्होंने राजनाथ सिंह ने डाला, तो उन्होंने किसी एक ने ये भी लिखा कि मेरे साथी अमित शाह, तो थोड़ा उत्साह था लोगों के मन में सर अमित शाह के बर्थडे विश करने के प्रति जो है, एक थोड़ा सा मतलब एक अपनापन सा भाव जो होता है थोड़ा सा, वो लीक से हटके थे, वो मैसेज भी थोड़ा सा जो है शिवराज सिंह चौहान का भी था और था। तो गुड, एक अच्छा दिन था उनके लिए, और अच्छा है किसी के लिए अगर उनका बॉस या लीडर ऐसी बात कहे तो सुखद अनुभूति है। सर मथुरा में मोहन भागवत से 1.5 घंटा मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ इतने आत्मविश्वास में क्यों हैं? योगी बहुत खुश हैं, इंसान है योगी भी। मन की बात किसी बड़े से कह के आते हैं या मन का निराशा भाव किसी शेयर करके आते हैं तो अच्छा लगता है। फिर कभी कभी आके ये भी सोचते हैं कि यार ऐसा करना था कि नहीं, ह्यूमन नेचर है ना ये तो जो है। लेकिन उनका बड़ा पॉजिटिव रहा वहाँ पे जो है, और मैंने सुना उन्होंने अपने मन की बात कही, और जो हार हुई थी भाजपा की, तो शायद ये कहा होगा कि भाई मेरे हाथ में कमान नहीं थी, टिकटों का वितरण मेरे हिसाब से नहीं था, और कुछ ऑल इज़ नॉट वेल विज़ा विज़ सेंटर ऐसा मान लो, थोड़ा बहुत जो है दबी ज़बान में इशारों में कहा होगा कि जब योगी कहीं जाते हैं तो दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली चले जाते हैं, या कुछ ऐसा है कि जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन डिप्टी सीएम एंड सीएम वो प्रॉपर नहीं है, तो शायद उन्होंने वो मुद्दा उठाया होगा
लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि पहले बीच में काफ़ी ऐसी स्थिति हो गई थी, ओपनली कुछ हल्की फुल्की बगावत सी स्थिति आने लगी थी और ऐसा इंप्रेशन था कि इन लोगों को शायद दिल्ली से प्रश्न है, लेकिन वो बात ख़त्म हो गई एक झटके में। अमित शाह ने ख़त्म कर दिया, प्रधानमंत्री ने ख़त्म कर दिया उसको, और सारी पार्टी एकता के सूत्र में बंधी हुई आज जो है। और मैंने सुना है कि अब जो टिकटें यूपी में हुई हैं तो शायद योगी का निश्चित से रहा होगा, लेकिन योगी इज़ ए हैप्पी मैन आफ्टर मीटिंग मोहन भागवत। होता ही है, अब बड़े आदमी से मिल के आते हैं, एक ही विचारधारा के व्यक्ति से मिल के आते हैं, और आज तो योगी के मन की मुराद पूरी कर दी मोहन भागवत के जो डेपुटी हैं। तो उन्होंने आज ये बाकायदा जो योगी का स्लोगन था इलेक्शन में था कि बटेंगे तो कटेंगे जो है, उन्होंने उसको एंडोर्स कर दिया आरएसएस ने एज ए पार्टी, एज ए ऑर्गेनाइजेशन। तो आज तो योगी के लिए जश्न का दिन है, पॉलिटिकली एक तरह से मन का उत्साह है। और बाकी तो ये है कि प्रधानमंत्री अपनी जगह हैं, गृह मंत्री अपनी जगह हैं, यहाँ तो सबको दस्तक देनी है, आके सबको नमस्ते कहना है, आते हैं लोग सब जो है। लेकिन योगी मतलब एंथुजियास्टिक है मोहन भागवत के बाद, और आज ये जो घटना हुई आरएसएस वाली, और इस पे किसी को, इसमें अमित शाह भी सहमत होंगे। नारा जो है ये तो उसी पार्टी की जो मुख्य धारा है या जो आइडियोलॉजी है उससे मेल खाता है एक तरह से जो है। संयोग की बात है कि योगी ने दिया और आरएसएस ने उसको एंडोर्स किया पब्लिकली। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट एंड दैट्स ऑल। सर, इन दिनों प्रधानमंत्री ने कई बार अपने भाषण में 125 दिन की उपलब्धियों का जिक्र किया है। ये 125 दिन की उपलब्धियां क्या हैं सरकार की? वास्तव में अद्भुत हैं, उनसे भी रहा नहीं गया, तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया एक दो पब्लिक मीटिंग्स के अंदर जो है। क्योंकि जो सफलता अप्रत्याशित होती है, अद्भुत होती है, आउट ऑफ प्रपोर्शन होती है, तो मन करता है इससे शेयर करें, देश के लोगों से शेयर करें। तो उन्होंने कहा कि 3 करोड़ तो पक्के मकान बन गए गरीब लोगों के लिए। आप देखिए इसमें जो है किसानों को 21,000 करोड़ रुपए एक झटके में ट्रांसफ़र हो गया। 70 साल से उम्र के ज़्यादा लोग थे, उनकी निःशुल्क मेडिकल जो सुविधा है वो वहाँ पे हो गई, और कुछ ऐसी योजनाएं थीं जो वो सारी हो गई वहाँ पे। तो 125 दिन कुछ नहीं होते, उसमें हरियाणा का चुनाव भी है, झारखंड भी है, महाराष्ट्र भी है, देश विदेश की यात्राएं भी हैं, इसके बावजूद आप करो उसको, तो उपलब्धि है एक अच्छी, उसको उन्होंने जनता से शेयर किया। जी सर, प्रधानमंत्री मोदी ने इन दिनों अपनी लगभग जितनी भी बड़ी उनकी योजनाएं होती है, कार्यक्रम होता है, उनकी समीक्षा के लिए शिवराज सिंह चौहान को कहा है। अब इस पूरे डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। ये चाहे क्लैरिकल डेवलपमेंट हो, ब्यूरोक्रेटिक डेवलपमेंट हो, तो भी इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री के दफ्तर में किसी को एक्सेस देना अदर देन अमित शाह इस सरकार में इज़ स्लाइटली डिफरेंट, ए न्यू डेवलपमेंट। और देखा जाए तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि प्रधानमंत्री अपने दफ्तर को भी अपने सीनियर कुलीग से शेयर कर रहे हैं, एक्सेस दे रहे हैं उनको वहाँ पे। तो कमेटी बनी है, उस कमेटी में अध्यक्ष हैं वो। एक मीटिंग शायद पीएमओ में हो चुकी है और हो जाएंगी। काम तो सब अफसर ही करते हैं, वही पुटअप करेंगे सारा, लेकिन एक मान सम्मान देने की बात होती है जो है। तो नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को, जिनके लिए कहा जाता है कि थोड़ा बहुत वो वॉइस ऑफ डिसेंट हैं कि नहीं पता नहीं, कहा जाता है, तो उसके बावजूद जो है उनको वहाँ एक्सेस देना, दफ्तर में कमेटी का चेयरमैन बनाना बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी का बड़प्पन है, और जिसे कहना चाहिए कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी और डेमोक्रेटिक सेटअप में एक अच्छा डेवलपमेंट है। सर, श्रीनगर में मनोज सिन्हा और दिल्ली में मोदी और अमित शाह के साथ अब्दुल्ला परिवार की जो निकटता बढ़ रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? और क्या अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा लौटा देंगे? एक अच्छा डेवलपमेंट है, नेशनल इंटरेस्ट का डेवलपमेंट है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो आशंका थी टकराव की, वो आशंका अभी तो दूर हो गई एक बार। तो पहले चरण में तो आशंका थी राज्यपाल काम नहीं करने देंगे, अब्दुल्ला विल नॉट बिहेव, कन्फ्रंटेशन होगा, केजरीवाल मॉडल विल बी रिपीटेड इन कश्मीर, मतलब केजरीवाल मॉडल ऑफ कन्फ्रंटेशन एक तरह से वो होगा सारा। लेकिन अब्दुल्ला ने संभाला, शुरू में बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स दिया, और यहाँ तक कि कश्मीरी विस्थापितों का मुद्दा भी उन्होंने उठाया और सहायता देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, और बड़ा अच्छा लगा। और मतलब इन ए वे उनका जो कंडक्ट था इतना इम्प्रेसिव था, तो उससे ये इम्प्रेस हुए यहाँ पे लोग जो है मोदी अमित शाह। तो राज्यपाल को मैसेज गया कि लाएंगे प्रस्ताव, मान लो भाई। तो प्रस्ताव लेके गए, राज्यपाल ने 2 घंटे में मान लिया, यहाँ भिजवा दिया। अब एक शिष्टाचार होता है कि किसी को पुरस्कार देना है तो कटसी के नाते आगे चल के भी थैंक यू कह के आओ, बाद में तो आएंगे ही। तो थैंक यू कहने एडवांस में ही, और वो चिट्ठी एक औपचारिक सी होती है लेके यहाँ पे आए। वो अमित शाह से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, और सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह जो अदिति कह रही थी कि मुस्कुराते कम हैं, दिखते ऐसे हैं,
वो तो बहुत अच्छे मुस्कुराए अमर अब्दुल्ला के साथ। ये फ़ोटो भी चर्चा में रही कि थोड़ा सा लीक से हटके उनकी मुस्कुराहट थी। तो बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ। वो बच्चे हैं कश्मीर में, आप ही के हैं, उनको प्रमोट करो, आगे बढ़ाओ। राज तो उन्हीं को करना है वहाँ। हट जाएंगे फिर राष्ट्रपति शासन, कोई सेंस नहीं है। बस ये है कि आपका कंसर्न है कानून व्यवस्था बनी रहे, दैट्स ऑल। उसके दायरे के अंदर बिल्कुल डेलीगेट करो अथॉरिटी को, उनको काम करने दो तो अच्छा हुआ। और मुझे ऐसी आशा है प्रधानमंत्री किसी भी अच्छे मूड में किसी भी दिन पूर्ण राज्य का दर्जा जो है घोषित कर सकते हैं, उस प्रस्ताव को मंजूर कर सकते हैं। इट्स ए गुड बिगिनिंग ऑफ गुड रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड ए डिफरेंट गवर्नमेंट इन कश्मीर। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि आखिर इस बार जम्मू कश्मीर विधानसभा में पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव पास कराते वक्त मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने धारा 370 की वापसी का जिक्र नहीं किया, आखिर क्यों? विजडम, पॉलिटिकल फोरसाइटनेस, दूरदर्शिता। वैसे तो उन्होंने बैठक से पहले इशारा दे दिया था कि 370 तो लौट नहीं सकता। अमित शाह के शब्द याद करो, नोबडी कैन ब्रिंग बैक 370, नोबडी ऑन दिस अर्थ। वास्तविकता है, हो नहीं सकता था। उसको स्वीकार किया उन्होंने। और अभी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी पब्लिक में ऐसी है कि पब्लिक से कोई प्रोटेस्ट नहीं आया उस बात का कि आपने वादा किया था चुनाव में, आप वादे से पीछे हट रहे हैं। कोई नहीं बोला वहाँ पे जो है। तो जनता भी समझती है इस बात को कि नहीं हो सकता वापस जो है। तो पॉलिटिकल विजडम है अब्दुल्लास की, और इसीलिए ये रिश्ता इतना अच्छा आगे बढ़ रहा है कि पूर्ण राज्य दर्जे का जो प्रस्ताव है अब्दुल्लास का, शायद प्रधानमंत्री उसको मानने वाले हैं। सर, अभी कुछ दिन पहले वाराणसी में काची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य शंकर विजेंद्र सरस्वती स्वामीगल ने जो जमकर तारीफ की है प्रधानमंत्री की, उसे आप कैसे देखते हैं? ये थोड़ा एक बड़ा प्लेजेंट डेवलपमेंट था, क्योंकि जब राम मंदिर बना था तो कुछ शंकराचार्य थोड़ा इधर उधर डिफरेंट भाषा में बात कर रहे थे, थोड़ा डाइल्यूट हो गए थे, उससे मतलब था वॉइस ऑफ डिसेंट में आ गए थे। अब बड़े शंकराचार्य का ये कहना वहाँ पे, और बिना किसी चुनाव को सामने रख के कहना, बड़ी बात है। मन का भाव था उनका जो है। तो उन्होंने कहा कि इस देश में जो आम आदमी के समस्याएं हैं, आम आदमी के मन में, उसको नरेंद्र मोदी समझते हैं, और एनडीए सरकार आम आदमी की समस्याओं को हल करने के लिए अच्छा काम कर रही है। इससे बड़ा सर्टिफिकेट एक कॉमन व्यक्ति का या एक शंकराचार्य का और अच्छे से क्या हो सकता है। फिर उन्होंने उसका जिक्र किया बद्रीनाथ केदारनाथ में जो सब इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए कैसे क्या कायाकल्प हो गया सारा वहाँ पे जो है। तो अच्छा लगा। नरेंद्र मोदी मन में मुस्कुराए होंगे बैठ के कि देखो सच एक न एक दिन तो सामने आता है। तो आ गया सामने वो एक तरह से। गुड डेवलपमेंट, पॉजिटिव। सर, कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद आतंकवाद की जो नई लहर आई है उसे कैसे कंट्रोल करेंगे मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला? वो चिंता का विषय है। उसमें टोटल सपोर्ट केंद्र का चाहिए होगा वहाँ पे इस काम के लिए, क्योंकि वो छुटपुट नहीं है। वो पाकिस्तान से इंजीनियर्ड है, और मे बी रिमोटली चाइना से भी हो थोड़ा बहुत इशारा, तो कोई बड़ी बात नहीं है उसका, चाइना पाकिस्तान का दैट वे जो है। और ये लोग ये सिद्ध करना चाहते हैं एक तरह से फ्रस्ट्रेशन कि जनता भी आपके साथ नहीं है, जनमानस आपके साथ नहीं है। वो गलत है। आप देखो पहले भी कितने 7 लोग मर गए पहली घटना में, फिर 3 आर्मी के लोग कल परसों घायल हो गए, हमला हो गया। ये अच्छे डेवलपमेंट नहीं है कश्मीर के लिए। 2-4 ऐसी घटनाएं और हो जाएंगी तो टूरिस्ट जाना बंद कर देगा, कश्मीर की इकॉनमी फिर बैठ जाएगी वहीं की वहीं, कश्मीर का आम आदमी फिर परेशान होगा। लेकिन आई एम कॉन्फिडेंट कि जो गृह मंत्रालय का सिस्टम काम कर रहा है इतने साल से कश्मीर में, वो सीरियसली इसको लेगा। और जो उसने कहा है मनोज सिन्हा ने, उसने केंद्र के बिहाफ पे कहा होगा कि हम इन सैनिकों की मौत का बदला लेंगे, तो लेंगे। आप देखिए ना, अमित शाह अब वहाँ गए थे छत्तीसगढ़ में, तो क्या क्या आए थे कि इस पर्टिकुलर पीरियड में 1 साल में सब ख़त्म कर दूँगा। और उसके बाद में 32-31 लोग एक साथ हुए, उसमें जो है पकड़े गए, फायर हुआ, मारे गए उग्रवादी जो थे वहाँ पे, टेररिस्ट कहो आप या आतंकी कहो, कुछ भी नाम दे दो, मतलब वो एक ही बात है वो दैट वे जो है। ऐसे कश्मीर में है। तो कश्मीर में ये घटनाएं हुई हैं, ये ख़राब है, अच्छा लक्षण नहीं है। और केंद्र को भी चाहिए कि और मजबूती से इसको देखे, स्टेट गवर्नमेंट को टोटल और सपोर्ट दें। मनोज सिन्हा को कोई सपोर्ट चाहिए तो और सपोर्ट दें वहाँ पे। ये तो रुकना चाहिए, वरना इट विल स्पॉइल द एंटायर इकोनॉमी ऑफ कश्मीर। टूरिस्ट विल स्किप कश्मीर। सर, एक और बड़ा डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। क्या सोचकर इन 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को वॉकओवर दे दिया है? ये वॉकओवर मैं इसको राहुल गांधी का स्मार्ट मूव मानता हूँ, क्योंकि वैसे तो विचित्र है
कि आप दूसरी पार्टी के चिन्ह पे आप सपोर्ट कर रहे हो। कांग्रेस वाला जो है अखिलेश यादव की साइकिल को वोट देने के लिए सड़क पे कह रहा है भी साइकिल को वोट दो। एम्बेरसिंग है मान लो, लेकिन स्मार्ट मूव इसलिए है कि राहुल गांधी को एक बात समझ में आई हुई है कि हम इकट्ठे होकर ही भाजपा को हरा सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात समझ में उसकी आई हुई है और ये गुरु मंत्र उसको किसी ने दे दिया है। वो फेल हो जाता है, हरियाणा में जैसे फेल हो गया तो इसलिए कि ओवर रूल हो जाता है शायद फैमिली के अंदर में भी कुछ ऐसा जो है ये, वरना होता 3-4 सीट तो ज़्यादा लाते कांग्रेस जो है वहाँ पे जो है। तो अब उसने यहाँ देखा यूपी के अंदर कोई लड़ने से कोई सेंस नहीं, हमें कोई सीट मिलेगी नहीं, वोट बटेगा, बीजेपी विल बी बेनिफिशियरी। तो उसने अपने उसी विजडम को यहाँ पे एक्सटेंड किया और ये कहा कि लोग हंसेंगे कोई बात नहीं, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, वॉक आउट दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन इसका फ़ायदा होगा जो है। तो ये सोच के उसने जो है इसको एक्सटेंड किया है। उनके हिसाब से उनका कंपेलिंग विजनरी मूव है ये। सर 9 से 11 दिसंबर को राजस्थान में जो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है, कहा जा रहा है कि उसमें लगभग 15 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। क्या आपको लगता है कि अब राजस्थान की तस्वीर एक अलग तरीके से बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। 15 लाख करोड़ आया है और आप देखिए 3 लाख करोड़ तो एक दिन में ही आ गया। यूए के मिनिस्टर आए थे साइन करने के लिए, सोलर और दूसरे प्रोजेक्ट्स वो काम वहाँ पे हैं और इंडस्ट्रीज कमिश्नर हैं अजिताभ शर्मा। तो मैंने अखबार में देखा तो मिनिस्टर भी थे, सीएम भी थे वहाँ पे, सब जो है एक अच्छी टीम मुख्यमंत्री ने वहाँ पे बना ली है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी हैं सुधांशु पंत हैं, सीएमओ के बड़े अफसर शेखर अग्रवाल हैं, अजिताभ शर्मा हैं, इंडस्ट्री सेक्रेटरी हैं और आसपास के लोग हैं, सीएम की लीडरशिप है। तो ये हिट हो गया। अभी सीएम गए थे दिया कुमारी के साथ, वहाँ पे डिप्टी सीएम हैं इनके साथ, अभी जर्मनी और लंदन जाके आए थे। इससे पहले अफसर गए थे, सिंगापुर गए थे। और तो उम्मीद नहीं थी ऐसा कि राजस्थान में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। पहली नई सरकार है, नए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो आ गया। और सबसे बड़ी बात यह कि चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट किया है कि मैं अगले 4 साल में इसको धरती पर उतार के दिखाऊंगा आपको एक तरह से। तो आशा की जानी चाहिए कि इतना इन्वेस्टमेंट राजस्थान में अगर आता है तो इट विल बी गेम चेंजर फॉर राजस्थान, फॉर सीएम एंड अल्टीमेटली फॉर नरेंद्र मोदी। सर उम्मीद यही करते हैं कि एमओयू से बाहर निकलकर धरातल पे उतरे ये, क्योंकि पहले कभी इतनी उतरे नहीं है ज़मीन पर। लेकिन मेरा एक सवाल राजस्थान और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ यही है कि जिस तरीके से 2024 में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को उत्तर प्रदेश और राजस्थान के नतीजों से झटका लगा था, क्या इन उपचुनाव के नतीजे जो 23 नवंबर को आएंगे उसमें योगी आदित्यनाथ और भजन लाल शर्मा कुछ चमत्कार कर पाएंगे? दोनों की पोजीशन इंप्रूव होगी और एक फैक्टर इसमें परसेप्शन हरियाणा जो ट्रेवल कर रहा है वो तो है ही, और दूसरा मुझे लगा योगी इसमें पूरे इन्वॉल्व हैं, कमांड में हैं और शायद टिकटों में भी से ऐसा लगता है मुझे रहा है। और अभी आरएसएस से मिल के गए हैं। तो अभी एक होता है ना मोरल हाई होता है किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर टाइम पे सेटिस्फाइड होता है सिचुएशन से। योगी सीम्स टू बी सेटिस्फाइड एट द मोमेंट। और वैसे भी क्या है कि एक वक्त होता है, अखिलेश यादव राहुल गांधी का एक वक्त था उस समय जो है। अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा उतना किल शायद उस टीम में अभी ऐसा नहीं है, अखिलेश यादव की टीम में उतना किल नहीं है कि 9 की 9 सीटें या 8 सीटें जो है 8 सीटें ले जाएंगे। तो सीटें तो बटेंगी और पहले से इम्प्रूवमेंट होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं अखिलेश यादव करेंगे तो आई थिंक 50-50 पे रह सकती हैं दैट वे जो है। तो निश्चित तौर पे जिसे कह सकते हैं कि योगी उस पुरानी हार का बदला विधानसभा में ले लेंगे। इसी तरह से राजस्थान की बात आप कर रहे हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा फैक्टर है अगेन अमित शाह जो है, उन्होंने चेस पे बैठ के राजस्थान के चुनाव को खड़ा कर दिया है, जो बिल्कुल साइलेंट था राजस्थान का चुनाव। कांग्रेस मान के बैठी थी, साथ में 5 तो हमारी हैं, 7 भी आ सकती हैं। अमित शाह ने ऐसा पलटा किया सिचुएशन का, मुख्यमंत्री को लगाया, 2 बागी थे, वो पता नहीं कैसे हुआ, वो स्टेट प्लेन से मंगाया, एक को दूसरे को बुलाया, शाम होते होते बागी बिल्कुल समर्थक में कन्वर्ट हो गए, वो सिचुएशन चेंज हो गई। तो आज आप नहीं कह सकते कांग्रेस को भी 5 सीट जा रही हैं, आज तो टक्कर हो गई है हर जगह जो है। मतलब कोई भी पार्टी 3-4 सीट ले जा सकती है। बीजेपी वैसे लूज़र नहीं है, 1 सीट है अभी सिटिंग बीजेपी के पास। तो शायद किसी ने कह दिया हमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो दिल्ली से डांट पड़ी होगी, तो वापस उनका स्टैंड आ गया कि नहीं 7 सीट चाहिए हमको, तो 7 पे लड़ो भाई, ये क्या है, ये तो फिर लग्जरी हो गई ना कि 1 सीट नहीं चाहिए इस तरह की। अमित शाह के टाइम में आप ऐसा नहीं सोच सकते। एक व्यक्ति चेस पे 3 बजे तक रात को बैठ के 1-1 सीट गिन रहा है, आप कह रहे मेरे को चाहिए ही नहीं, ना अनबिकमिंग ऑफ ए सीनियर पर्सन जो है ये। एनी हाउ, तो वो सीटों की स्थिति वहाँ पे ऐसी बनी। फिर क्या हुआ कि चीफ मिनिस्टर अब हर व्यक्ति के नामांकन में एमएलए के खुद जा रहे हैं, ये एक नई चीज़ है। मोराल बनता है, चीफ मिनिस्टर होता है, गाड़ी घोड़ा होता है, साथ जाते आते हैं, माहौल बनता है, मोराल बनता है। तो राजस्थान में भी मुझे लगता है
कि अच्छा रहेगा, और फिर भी किसी कारण से अगर बीजेपी हारती है तो फिर आप समझ लेना बीजेपी वालों ने हराया इसको, और कांग्रेस अगर हारती है तो ये मान लेना कि कांग्रेस ने हराया इसको। हर सीट के समीकरण ऐसे हैं कि लोग अपना हिसाब चुकाने के लिए, आगे 2028 में अपनी कुर्सी सेफ रखने के लिए, कास्ट को ठीक करने के लिए, दोस्ती निभाने के लिए, अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरे को वोट देने के लिए, तो कई एक्सपेरिमेंट जो है ना इस तरह के सारे हो सकते हैं आगे जा कर के। बट ऑल सेड एंड डन, राजस्थान में ऐसा लगता है कि बीजेपी मतलब अगर 7 सीट हैं जैसे हैं तो बराबर की टक्कर है, कोई भी पार्टी 3-4 सीट ले जा सकती है। कांग्रेस का नुकसान एक और हो गया कि वो 2 जो साथ जुड़ के खड़े होते थे राहुल गांधी की थीम में, वो हट गए, हनुमान बेनीवाल अलग लड़ रहे हैं, वो पार्टी आदिवासी पार्टी अपना अलग लड़ रही है, उसका फ़र्क पड़ेगा। तो मे भी कह नहीं सकते, बीजेपी 4 भी ले जा सकती है, कह नहीं सकते, डिपेंड्स जो है ये। तो वो पहले वाला जो था ना केक वॉक कांग्रेस के लिए, वो अभी नहीं है, दैट इज ऐसा लगता है। सर, पिछले दिनों जयपुर और दिल्ली में एक चर्चा बहुत खास हो रखी है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं करते, इसीलिए मुख्यमंत्री जैसे नहीं लगते हैं। आपको लगता है इन चर्चाओं के बीच अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने लगे हैं अब भजनलाल शर्मा? ब्रिलियंट। आज तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने लगे हैं। मुख्यमंत्री दिखते हैं 100% के मुख्यमंत्री, ठीक है ना। और इसका पता ऐसे लगता है क्या होता है, 1-2 घटनाएं होती हैं जिसे कहते हैं ना चावल का दाना। 1-2 घटनाओं से मैसेज चला जाता है कि आप चीफ मिनिस्टर हैं कि नहीं, आप स्ट्रॉन्ग हैं कि वीक हैं, आप डिसाइसिव हैं कि कंफ्यूज्ड हैं। अब वो क्या शरीफ आदमी हैं, भले आदमी हैं, वेंडेटा करते नहीं हैं, तो उनके आचरण को देख के, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को देख के लोगों को ऐसा लगा कि अरे मुख्यमंत्री जैसा नहीं दिखते हैं ये, अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। बात यहाँ पहुँची शीर्ष स्तर पे, यहाँ से भी कहा गया कि वे अथॉरिटी एक्सरसाइज करो, मुख्यमंत्री जैसे दिखो। उनको ये समझ में नहीं आया स्टेट प्लान में वापस जाते इसमें कि क्या दिखते थे ही ना, लेकिन समझ में आ गई होगी बात कि एक आध कुछ ऐसा काम करो अथॉरिटी दिखे जमती हुई। तो पहले तो उन्होंने एक IAS अफसरों की लिस्ट निकाल दी थी बढ़िया, अपनी अथॉरिटी के हिसाब से निकल गई। फिर कोई पुलिस अफसरों की लिस्ट निकल गई, उनकी अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में गई, मैसेज गया कि ही इज़ द बॉस, वेदर इट इज़ IAS और इट इज़ RPS और वॉट एवर इट इज़ जो है। फिर एक नई घटना मैंने सुनी, उससे तो पक्की अथॉरिटी हो गई पॉलिटिकल लीडरशिप में। अभी क्या था, कुछ एक मंत्री ऐसे थे, शायद 2 तो कम से कम थे, जो कैबिनेट में मुख्यमंत्री जैसा व्यवहार करते थे। तो सोचते होंगे भजनलाल शर्मा की चीफ मिनिस्टर मैं हूँ कि ये हैं, ऐसा मुझे लगता है। वो सोचते होंगे, चुप हो जाते होंगे जो है। तो बहुत दिन धैर्य रखा उन्होंने, देखते रहे। अब उनमें से एक व्यक्ति चपेट में आ गए, एक नौजवान कैबिनेट मिनिस्टर जो है, अभी 4-5 दिन पहले अपनी कोई शिकायत लेके मिले उनसे। तो मैंने सुना कि उनको उन्होंने ऐसा डांट लगाई, एक तरह से कहते हैं, और अगर आप इसको हिंदी पत्रकारिता में कहें तो लताड़ लगाई, या यूँ कहें ऐसा है कि मंत्री के होश उड़ गए। और मुख्यमंत्री का चेहरा देखे कि वही भजनलाल शर्मा हैं क्या, ये डांट ऐसे लगा ही नहीं सकते, लगा दी उन्होंने तो जो है। अब मैसेज चला गया पूरी कैबिनेट के अंदर कि यू कैन बी द नेक्स्ट पर्सन, जो भी कोई इस तरह से रहते करते हैं जो है। तो बड़ी चर्चा है जयपुर में, हर सर्किल में इस बात की कि यार बहुत डांट लगाई उन्होंने तो। और एक आदमी ने कहा कि भैया वो भरतपुर के हैं, उन्होंने इस बार भरतपुर स्टाइल में डांट लगा दी जो है। तो लगा दी, हर व्यक्ति का अपना स्टाइल है। योगी का अपना स्टाइल है, वसुंधरा राजे का अपना स्टाइल था, अशोक गहलोत का अपना स्टाइल था, तो भजनलाल शर्मा का है भरतपुर स्टाइल तो है, दैट वे जो है। तो क्या होता है, घटनाओं से मैसेज जाते हैं, उससे व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है और नहीं बनता, परसेप्शन बनता है। IAS इनके ट्रांसफर से क्या मैसेज चला गया, ब्यूरोक्रेसी में ही इज़ द बॉस। अब क्या हुआ, इस एक मंत्री को झाड़ पड़ने से या डांट लगने से, एक आप समझ लीजिए जो है हाई फ्लायर मंत्री को डांट पड़ने करने से जो है ये मैसेज चला गया कि नो, पॉलिटिकली आल्सो ही इज़ बॉस एंड ही इज़ इन कमांड। तो आई एम श्योर अभी तो आपका क्वेश्चन आज तो बिल्कुल ये सिद्ध हो चुका है कि उन्होंने अथॉरिटी एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल सर। और जब जेसी ऑन इंडियन पॉलिटिक्स पर चर्चा हो रही है तो ऐसे में राजस्थान तो काला टीका की तरह है, तो राजस्थान पर चर्चा होना तो बनता ही है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरे विश्लेषण के लिए, क्योंकि चुनावी समय है और चुनावी समय में आने वाले वक्त में राज्यों में चुनाव होने हैं, कुछ जैसा कि मैंने कहा कि उपचुनाव भी होने हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि हरियाणा में जब चुनावी जीत बीजेपी को मिली तो एक परसेप्शन बना है, उसी परसेप्शन को लेकर बीजेपी झारखंड और साथ ही महाराष्ट्र में आगे बढ़ रही है। अब इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही है, इंडियन अलायंस अपने साथ और मतभेदों को दूर करने की बात कर रहा है, लेकिन कौन कितना साथ
कितना दूर, ये चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा। एक बार फिर से आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया द जेसी शो में, और साथ ही तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।